तो आज हम लोग जिस चैप्टर को चालू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। आपके एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर को आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते होंगे, समझते होंगे। तो इस चैप्टर को चालू करने के लिए मैंने बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन दीवार ये अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और वो क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ मैंगो ट्री गिव्स मैंगो, कि एक आम के पेड़ पर हमेशा आम ही क्यों उगता है। हो सकता है कि वहां पे लेमन उगते हैं, बिल्कुल उग सकते हैं ना, लेकिन नहीं उगता है। तो ऐसा क्या है एक मैंगो ट्री के अंदर जो हमेशा उसको कहता है कि आप मैंगो ही उगाओगे, आप लेमन नहीं उगा सकते। वैसा ही ऐसा क्या है एक एलिफेंट में जो हमेशा एक एलिफेंट को ही जन्म देगा। एक एलिफेंट कभी एक चीता तो जन्म नहीं दे सकता। तो ऐसा कौन सी चीज है जो कि इस पर्टिकुलर मैंगो ट्री को ये बताती है कि उसे मैंगो ही देना, या फिर जो एक लेमन ट्री को बताती है कि उसे लेमन्स ही देना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आपको प्रोग्राम्ड दिखेंगे। वो आपको क्या दिखेंगे? प्रोग्राम्ड दिखेंगे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज को करने के लिए। आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए। आप जब खाना खाते हैं तो एक तरीके से आप प्रोग्राम्ड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद उसके डाइजेशन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए ऐसा लगता है किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, और आप उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते जा रहे हैं। रियलिटी में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मिली है फ्रॉम फ्रॉम नेचर, ये कहाँ से आपको मिलती है? ये आपको एक मॉलिक्यूल से मिलती है। ये आपको एक मॉलिक्यूल से मिलती है। और जब साइंटिस्ट ने पता किया कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पहले तो साइंटिस्ट इसी बात से एकदम आश्चर्यचकित थे कि ये इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रह गया है। फिर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको लगा कि साहब कोई मॉलिक्यूल होगा ऐसा जिसके कारण ये इंफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास आ रही होगी। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें पता चला कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसके कारण हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक लेमन का जो ट्री है वो लेमन ही देगा, एक मैंगो का ट्री एक मैंगो ही देगा, वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसके जरिए मिल रही है? वो एक मॉलिक्यूल के जरिए मिल रही है, जिस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डीएनए। आपने सुना होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और इसका भाई मॉलिक्यूल होता है जो कि होता है आरएनए, राइबो ऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इनको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल है जिनके अंदर हमारा जेनेटिक कोड है। जैसे कि आपको, अगर आप कोडिंग वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं तो हम कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं और उस कोड के हिसाब से ही कंप्यूटर काम करता है। उसी प्रकार से नेचर ने हमारे अंदर एक कोडिंग करके रखी हुई है डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है। और ना सिर्फ हमारी बॉडी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ बैक्टीरिया इवन फ्रॉम अ वायरस टू अस, ये इसी कोडिंग के हिसाब से वर्क करते हैं, इससे डिविएट नहीं करते। तो हम बेसिकली कोडेड हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन में वर्क करने के लिए। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन तो एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, ये एक्चुअली में थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है। इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इस इंफॉर्मेशन को हमने एक मॉलिक्यूलर फॉर्म दिया है। हमने क्या किया है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्म दिया है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन असल में कुछ नहीं है, एक रिपीटेड पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न है जो कि कुछ सिग्नल कन्वे करता है, जो कि कुछ सिग्नल कन्वे करता है। इसको आप ऐसे देखें, इसको आप वापस कंप्यूटर के एग्जाम्पल से देखें कि कंप्यूटर को अगर कोई सिग्नल कन्वे करना होता है तो कैसे करता है? वो 0 और 1 के फॉर्म में क्या कर रहा होता है? सिग्नल को कन्वे कर रहा होता है। अगर मेरे को कुछ सिग्नल कन्वे करना है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने अल्फाबेट्स का यूज किया। इसमें मैंने अल्फाबेट्स का यूज किया जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जहां पे मैं अलग अलग साउंड जहां पे मैं अलग अलग साउंड की पिच और अलग अलग साउंड की वॉल्यूम को यूज करके और साथ ही साथ अलग अलग सिंबल्स का यूज करके अलग अलग
सिंबल्स का यूज करके क्या कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ। कंप्यूटर किस फॉर्म में करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स के फॉर्म में कर देते हैं, कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में कर देते हैं। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर सिर्फ 2 अल्फाबेट का इस्तेमाल करके आपको पूरी की पूरी जो कंप्यूटिंग है उसका 2 अल्फाबेट के आधार पर बनी हुई है, हमारी जो बातचीत करने की प्रणाली है, हमारी जो इंफॉर्मेशन कन्वे करने का जो तरीका है, वो अल्फाबेट से मिलकर के बना हुआ है। 27 सिंबल्स हैं हमारे पास, जिसको हम अलग अलग तरीके से रिपीट करके कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके, हम इसमें कुछ केमिकल्स का रिपीटेशन करके इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे कि किस प्रकार से एक लाइफ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क करने वाला है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन कन्वे कैसे हो रही है ये समझना है, तो आपको सबसे पहले डीएनए समझना होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर समझना होगा कि डीएनए होता क्या है। तो हम थोड़ा सा यही देखते हैं कि एक्चुअली ये डीएनए क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी डीएनए और इसी आरएनए के स्ट्रक्चर को समझने का है। तो ये समझ में आ गया कि अगर आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करना है तो आपको क्या रिपीटेड पैटर्न्स चाहिए, रिपीटेड इरेगुलर पैटर्न्स चाहिए। और वो हम ह्यूमंस कैसे करते हैं, हम अल्फाबेट्स के तरीके से कर लेते हैं, हम साउंड्स के तरीके से कर लेते हैं, हम सिंबल्स के तरीके से कर लेते हैं। जो मैंने ये सब लिखा हुआ है, जितने अल्फाबेट्स लिखे क्या है, सिंबल है। उसी प्रकार से कंप्यूटर्स कैसे कर लेते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में कर लेते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वही इंफॉर्मेशन कैसे कन्वे करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल और आरएनए मॉलिक्यूल की मदद से। ये होता कैसे है, आप जब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डीएनए मॉलिक्यूल असल में क्या होता है। अभी तक तो बता दिया कि अरे ब्लूप्रिंट होता है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये जो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि इंफॉर्मेशन कन्वे कैसे क्या। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली में है क्या। डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। तो सबसे पहले तो हम पॉलीमर शब्द के ऊपर थोड़ा सा रुकेंगे कि पॉलीमर होता क्या है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यार पॉलीमर कुछ नहीं होता, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नेकलेस के जैसा। आपने डायमंड का नेकलेस देखा है या फिर एक मोतियों का नेकलेस देखा होगा। तो नेकलेस कैसा होता है, सिंपल होता है। उसमें क्या होता है, मोती हैं, बहुत सारे मोती क्या हैं, एक धागे में पिरोए हुए हैं और एक तरीके का क्या बना रहे हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डीएनए भी वैसा ही है, ठीक है, डीएनए भी वैसे ही है। फर्क बस इतना है कि इन मोतियों की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आप इस मोतियों की माला को तोड़ोगे, यानी कि डीएनए को तोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यही एक मोती, एक मॉलिक्यूल मिलेगा। और उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उस मोतियों की माला के जो एक मोती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये बहुत बड़ा सा नाम है, ये होता क्या है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली में होता क्या है। अभी के लिए आप समझो कि कोई एक ऐसी चीज है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जैसी, जो कि बार बार रिपीट हो रही है, जो कि बार बार रिपीट हो रही है और क्या बना रही है, आपका आपके डीएनए का स्ट्रक्चर बना रही है। तो डीएनए क्या है, डीएनए एक पॉलीमर है। डीएनए क्या है, पॉलीमर। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स। यूनिट्स यानी कि बहुत सारे जब यूनिट्स आपके पास प्रेजेंट है, ये एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ऐसे करके बहुत सारे यूनिट आपके पास प्रेजेंट है एक चेन लाइक अरेंजमेंट में, उसको आप क्या बोलते हो, पॉलीमर बोलते हो। डीएनए एक नेचुरल पॉलीमर पॉलीमर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है। आपके पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी है, जैसे नाइलॉन, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक यूनिट, दो यूनिट, ऐसे करके बहुत सारे यूनिट लगा दिए मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उसको आप पॉलीमर बोल सकते हो। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर। और लॉन्ग पॉलीमर है, अच्छा खासा लंबा पॉलीमर है, शॉर्ट पॉलीमर नहीं है। यानी कि इसमें क्या हो सकते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिट हो सकते हैं। यानी कि ये जो नेकलेस बनेगा आपका, उसमें बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्या हो सकते हैं, पर्ल हो सकते हैं, मोती हो सकते हैं। अब डीऑक्सीराइबो राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आप स्ट्रक्चर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो लॉन्ग पॉलीमर है ना, ये इसकी जो लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करेगी। बेस पेयर क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी के लिए हम क्या समझे कि ये जो लेंथ है किसकी, इस लॉन्ग पॉलीमर की, वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करने वाली है।
अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो एक मोती है ना, ये जो एक मोती है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। अब देखो, ये मोती अगर एक है तो इसकी लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। अगर मैंने दो मोती कर दिए तो लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर मैंने तीन मोती कर दिए तो लेंथ क्या हो जाएगी? और बड़ी हो जाएगी। बेसिकली इस लॉन्ग पॉलीमर की जो लेंथ है, ये जो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, इसकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। अगर मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड रख दिए तो लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैंने 5 बिलियन न्यूक्लियोटाइड रख दिए तो लेंथ क्या हो जाएगी? और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बेसिकली जितने न्यूक्लियोटाइड आपने रखे उतनी ही जो लेंथ है वो बढ़ गई। ठीक है। और ये जो लेंथ है ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग होती है। ठीक है, ये जो लेंथ है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है? अलग होती है। एक बैक्टीरिया के लिए अलग होगी, एक ह्यूमन बीइंग के लिए अलग होगी। वो लेंथ कितनी होती है, कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे। बट पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। ठीक है, तो हम अभी तक एक ये बस समझे हमने कि यार आपका जो डीएनए होता है पॉलीमर होता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, डीएनए का एक यूनिट किससे मिलकर के बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना। किससे मिलकर के बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी खास बात क्या है कि न्यूक्लियोटाइड अपने आप में ही 3 चीजों से मिल सकेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नेकलेस बहुत सिंपल से होते हैं। ठीक है, कुछ नेकलेस बहुत सिंपल से होते हैं जिसमें ना इस प्रकार की चीजें होती है। एक मोती यहाँ, एक मोती यहाँ, एक मोती यहाँ, ऐसे करके रिपीटेशन एक ही मोती का होते रहता है। वो एक बहुत सिंपल सा नेकलेस होता है। कुछ नेकलेस बहुत खास होते हैं। कैसे खास होते हैं? उनमें एक अच्छा सा बड़ा सा डायमंड लगा होगा, फिर एक छोटा मोती यहाँ लगा होगा, फिर एक और छोटा मोती यहाँ लगा होगा, और ऐसे वो डिजाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसे, एक ही स्टोन से नहीं बना, इसमें 2-3 अलग अलग स्टोन हैं, और उसी को हम न्यूक्लियोटाइड में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये अलग अलग स्टोन आपस में मिलते हैं। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले डीएनए में क्या होगा? एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। सबसे पहले डीएनए में क्या होगा? एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। और ये जो पेंटोज शुगर है ये और आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? डीएनए की बैकबोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये डीएनए की बैकबोन। बेसिकली डीएनए अगर आप इमेजिन करें डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हेलिकल शेप का होता है। हेलिकल, आपने गुथी हुई चोटी देखी हुई होगी। ठीक है, चोटी को गूंथते हैं तो जो गुथी हुई चोटी है उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली आपका डीएनए का भी स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार से। और खास बात क्या है कि ये जो आप ये देखते हैं जो मैंने अभी बनाया, ये क्या रहा है कि डीएनए का बैकबोन है। ठीक है, ये कह रहा है ये डीएनए का बैकबोन है। इस बैकबोन से अंदर की तरफ क्या प्रोजेक्ट होता है? कुछ प्रोजेक्ट होता है। अभी हम ये नहीं करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट होता है, बट कुछ ऐसा चीज है बेसिकल नाइट्रोजन बेसिस जो कि यहाँ पे अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते थे। ठीक है, तो हमको कैसे याद रखना है डीएनए का स्ट्रक्चर की गुथली हुई चोटी है। वो जो चोटी है वो किस चीज से बनी है? पेंटोज शुगर से बनी है और फॉस्फेट ग्रुप से बनी है। और उस उस चोटी से जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए कुछ चीजें निकल रही है जो कि क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। अगर आप उस चोटी को ऐसे पकड़ो और ऐसे खोल दो तो आपको एक कंघी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होगी? आपका बैकबोन नीचे की तरफ होगा और साथ में इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस और प्रोजेक्ट होगी। ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम एक एक करके जाते हैं और पहले पेंटोज शुगर को देखेंगे, फिर हम फॉस्फेट ग्रुप को देखेंगे। फॉस्फेट ग्रुप तो खैर कुछ भी नहीं होता खास। और फिर हम नाइट्रोजनस बेस को देखेंगे कि ये होते क्या नहीं देख तक के। देखिए, अगर मैं पेंटोज शुगर की बात करूं तो सबसे पहले आपको समझ जाऊंगा कि शुगर अपने आप में होता क्या है। देखिए, शुगर की खास बात क्या है? ये कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब हो सकता है कि एक शुगर में 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हो, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हो, 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हो, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम एक शुगर को उसी आधार पर नाम देते हैं। अगर उसमें 5 कार्बन है उसको आप क्या बोलोगे? पेंटोज। अगर आप उसमें 6 कार्बन है तो उसमें हेक्सा का प्रीफिक्स लगा दोगे। अगर उसमें 7 कार्बन है तो उसमें आप हेप्ट का प्रीफिक्स लगा दोगे। तो नंबर ऑफ कार्बन will decide the prefix which is allotted to that particular sugar molecule। तो यहाँ पर क्या है? जिस शुगर मॉलिक्यूल से आपका ये
डीएनए बना होता है, उस शुगर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब डीएनए और उसके साथ साथ उसका एक भाई भी है आरएनए, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पॉलीमर। ठीक है। लेकिन आरएनए क्या होता है? आरएनए थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये किसका है? ये आरएनए का डायग्राम है। ठीक है। ये आरएनए का, ये राइबोस शुगर, नॉट आरएनए, ये राइबोस शुगर का डायग्राम है। इसी के रिपीटेशन से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है? अगर कोई पूछ दे तो हम एक एक करके देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि जो दूसरा नंबर का कार्बन होता है वहां पर ओ ग्रुप एब्सेंट होता है आपके डीएनए में। तो अब हम एकदम डिटेल में जाकर के समझते हैं कि राइबोस शुगर कैसी दिखती है। तो सबसे पहले तो आपका कार्बन मॉलिक्यूल होगा, कार्बन एटम होगा, और कितने कार्बन एटम होंगे? पूरे 5 कार्बन एटम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ग्लूकोज में या फिर जितने भी मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप या फिर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ये जो कीटोन ग्रुप है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है? एक रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिंग है। तो असलियत में क्या है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है कैसे प्रेजेंट होगा? एक रिंग के फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है। अब ये जो रिंग है, इसमें हर एक कार्बन की अपनी खास बात है। ठीक है। इस रिंग में हर एक कार्बन की अपनी खास बात है। अगर आप वो रिंग के हर एक कार्बन की खास बात को समझ पाएंगे तो बहुत आराम से आप समझ पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दो जो खास बात है कार्बन नंबर 1, हम समझते हैं। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 की खास बात। कार्बन नंबर 1 की खास बात क्या है कि इसी कार्बन से आगे जाकर के क्या अटैच होगा? आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच है। क्या होगा? आपका नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 से अटैच होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू द कार्बन 1। जो पहला कार्बन है उससे कौन अटैच होगा? आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। फिर जो दूसरा कार्बन है उसकी खास बात क्या है? ये याद रखिएगा, पहले कार्बन से क्या अटैच हो रहा है? नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? हम एक बार अच्छे से उसका स्ट्रक्चर देख लें नाइट्रोजनस बेसिस का, फिर हम पढ़ेंगे कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन आप बस याद रख लीजिए कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जैसा कुछ होता है, और वो कब बनता है? जब एक नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच होगा? आपके राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर से अटैच होगा। ठीक है। अब पहला नंबर कार्बन से कौन अटैच हो गया? नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। दूसरे नंबर कार्बन की खास बात क्या है कि अगर इस दूसरे नंबर कार्बन के पास ऑक्सीजन है, यानी कि OH का ये O प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिर राइबोस शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। अगर इस 2 नंबर के कार्बन पे ये O नहीं है, ये O एक्सेंट है, मान लीजिए मैं इसको को हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा? तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है वो बीटा टू डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाएगा। ठीक है। ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा? ये बीटा टू डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। अभी हम राइबोस शुगर पे रहे हैं, तो दूसरे कार्बन की सिग्निफिकेंस हमको पता चल गई। इसके अलावा जो थर्ड कार्बन है एंड जो फिफ्थ कार्बन है उससे कौन अटैच होता है? आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा होता है। ठीक है। ये याद रख लीजिए। फोर्थ कार्बन को आप भूल सकते हैं, फोर्थ कार्बन की सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं होती। ठीक है। तो हमने राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर को समझा। क्या क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले तो नंबर 1 पे क्या अटैच होगा? आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। नंबर 2 पे अगर O है तो फिर ये राइबोस शुगर है, अगर O नहीं है तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर। उसके बाद अगर नंबर 3 और नंबर 5 पे कौन अटैच हो रहा है? आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, जो कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बना रहा हूँ। ये यहीं पे लिखा हुआ है, और ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। कि आगे जा सकते हम पढ़ते हैं कि जब हमने क्या किया, हमने कार्बन नंबर 1 से किसको अटैच किया था? हमने कार्बन नंबर 1 से किसको अटैच किया था? नाइट्रोजनस बेस को अटैच किया। ये बात क्लियर है? हमने क्या किया? नाइट्रोजनस बेस को किससे अटैच किया? कार्बन नंबर 1 से अटैच किया। जब हम शुगर को एक बेस के साथ अटैच करते हैं,
तो हम क्या बना रहे होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड बना रहे, हम क्या बना रहे होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड बना रहे होते हैं। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इसका एग्जांपल है एडेनाइन हो गया, डीऑक्सी एडेनाइन हो गया, ये सारे एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना है, एडेनाइन, गुआनाइन, ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस के नाम है। अगर वो एक डीऑक्सी राइबो शुगर के साथ बन रहा है तो आगे डीऑक्सी लगा देना है। एक एक्सेप्शन है लेकिन इसमें, इसमें थाइमीन और यूरेसिल में आपको थोड़ा सा मजा आएगा देखना, एक बार सॉल्व करके देखना कि थाइमीन और यूरेसिल के अंदर आप डायरेक्टली ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे, वो एक बार देख करके देखना। लेकिन ये आपको जब जब तब पता चलेगा जब मैं आपको नाइट्रोजनस बेस पढ़ा दूंगा। तो अभी नाइट्रोजनस बेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये ट्राई करके देखिएगा। फिर हमने क्या किया, हमने ये राइबोस शुगर ली थी, मान लीजिए ये जो है ये आपकी राइबोस शुगर है, मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके साथ आपने क्या अटैच कर दिया, नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दिया। ये आपका क्या बना, ये आपका बना न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड से आप क्या अटैच कर सकते हो, अब इस न्यूक्लियोसाइड से आप क्या अटैच कर सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकते हो। और जब आप इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड है जिसकी चर्चा मैं पीछे कर रहा था। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बेसिकली मतलब है जहाँ पे आपने डीऑक्सीराइबो शुगर यूज की। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और आपका फॉस्फेट बॉन्ड के साथ मिल करके बना हुआ है। अब ये जो एक पर्टिकुलर यूनिट बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड का, यही रिपीट कर करके क्या बनाएगा, आपका डीएनए बनाएगा या फिर आरएनए बनाएगा। अब आपको समझ में आ गया है कि ये आपका कैसे बनता है। इसका एक डायग्राम बना के मैं बाद में समझाऊंगा, बट उससे पहले हम एक बार नाइट्रोजनस बेसिस को समझ लेते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, ये भी मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, ये भी मॉलिक्यूल हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो कि प्रेजेंट होंगे आपके डीएनए के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके डीएनए के में प्रेजेंट होंगे। और किससे अटैच होंगे, कार्बन 1 से अटैच होंगे आपके शुगर के। तो अब होता क्या है, दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन हो सकता है, पिरामिडिन हो सकता है। जो प्यूरि नाइट्रोजनस का मतलब है जिनमें नाइट्रोजन हो, और बेसिस का मतलब है जो कि क्या कर सकते हैं, आपका बेस है, जो कि अपने एसिड बेसिस में पढ़ा है ना, तो ये बेसिकली बेसिस होते हैं। अब प्यूरिन्स में दो आते हैं, आपके गुआनाइन आता है और आपका एडेनाइन आता है। देखिए बेसिकली स्ट्रक्चर अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली क्लास में जब हम पार्ट 2 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, अभी तो हम बस देख रहे हैं कि डीएनए किन चीज़ से बना होता है, हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से अरेंज्ड है अगली क्लास में। तो बेसिकली जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको ये मॉलिक्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका गुआनाइन होता है, ये आपका एडेनाइन होता है। इसको याद करने का एक तरीका है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि प्योर का जो सिंबल होता है, प्योर का जो सिंबल होता है वो एजी उसमें लिखा होता है। तो वहां से आप याद कर ली सकते हैं कि प्यूरिन का मतलब क्या है, एजी, ए से एडेनिन, जी से गुआनाइन। अब पिरामिडिन जो होते हैं वो तीन होते हैं, कौन से होते हैं, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है और आपका यूरेसिल होता है। यूरेसिल जो होता है वो हमेशा आपको कहाँ दिखेगा, आरएनए में प्रेजेंट दिखेगा। और जो आपका थाइमीन है वो आपको कहाँ दिखेगा, हमेशा डीएनए के अंदर आपको दिखेगा। बेसिकली थाइमीन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो डीएनए के अंदर दिखता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो CH3 मॉलिक्यूल यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, इससे क्या होता है, इससे स्टेबिलिटी, माफ कीजिएगा यहाँ पे शायद एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो CH3 लगा है ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज कर देता है, इस डबल बॉन्ड को क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। इस जिसके कारण थाइमीन जो है और कैसे स्टेबलाइज करता है ये आपको केमिस्ट्री में पता चलेगा, ठीक है। ये जो थाइमीन है, ये जो थाइमीन है ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। एक फिनोमिना यहाँ पे हो रहा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का, ठीक है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने उन कंपोनेंट्स को देख लिया है जिनसे मिल करके डीएनए बना होता है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने एक सिंपल सी बात कही थी कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब आपका लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स को ABCD इनको अलग अलग तरीके से रिपीट करके सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं।
हम जब कंप्यूटर में कोडिंग कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर जिस प्रकार से काम करता है उसमें क्या होता है, आपका 0 1 अलग अलग तरीके से रिपीट करेगा। जैसे 0 1 0 0, फिर 0 1 1 2, सॉरी 2 नहीं आता, 1 फिर 0। इस प्रकार से क्या होगा, वो अपने आप को रिपीट कर करके क्या करेगा, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी डीएनए के इस्तेमाल से ये करते हैं। और वो कैसे करते हैं, ये आपका हो गया डीएनए का बेस, जो कि बैकबोन मैंने कहा था शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ। और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, आपके नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस है। कौन से, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, और या फिर थाइमिन के जगह यूरेसिल। अब होगा क्या, आप इन्हीं चारों का अलग अलग तरीके से रिपीटेशन करेंगे, जो कि आपकी एक लैंग्वेज बन गई ऑफ बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या लैंग्वेज है, यहाँ पे ए लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर यू लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर टी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, ये भाषा बन गई। ये जो लैंग्वेज बनी, इसी में आपका सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, आपके प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। इसी से प्रोटीन बनेगा, और जब प्रोटीन बनेगा तो इससे पूरी ही पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेगी। ये थोड़ा सा आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि आपका डीएनए किस चीज़ से बना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और थैंक यू।